नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज 47 हिंद की बात हिंदी में मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है चक्रव्यूह 5 नेता 5 राज्य। तो आज हमारा ये चक्रव्यूह आ पहुंचा है मध्य प्रदेश में, जहां पर कुछ वक्त पहले ही सत्ता का परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस के हाथ लगी सत्ता वापस छिन जाती है। 52 साल बाद इतिहास वापस दोहराया जाता है। एक सिंधिया वापस कांग्रेस छोड़ जाता है। ऐसा पहले भी हुआ है जब विजय राजे सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थी और जिन्हें राजमाता कहा जाता था, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब भी सरकार गिर जाती है और विपक्ष की सरकार बन जाती है, और अब कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है आखिर क्यों कर्नाटका के बाद सरकार का परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ ये भी देखने वाली बात है क्या यहाँ पर भी गुटबाजी के कारण सरकार का ये परिवर्तन हुआ है। क्या यहाँ पर भी जो नेतृत्व की जो समस्या कांग्रेस जिससे बहुत लंबे समय से जूझ रही है, क्या उसके कारण ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाती है। तो ये सारी बातों पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे शो में, जिसका नाम है चक्रव्यूह 5 नेता 5 राज्य। देश की सियासत में अहम स्थान रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर हर किसी को हैरान कर दिया है। इस घराने के कई सदस्य प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ज्योतिरादित्य की दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया देश के प्रथम प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की कभी बहुत करीबी मानी जाती थी। ज्योतिरादित्य की दादी स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया जनसंघ और बीजेपी की संस्थापक सदस्य रही। राजमाता के नाम से लोकप्रिय विजय राजे सिंधिया ने अपनी राजनीति वैसे तो कांग्रेस से प्रारंभ की थी, लेकिन जल्द ही वे इस पार्टी को अलविदा कह देती हैं और शामिल हो जाती हैं विपक्षी पार्टी। विजय राजे ने अपने राजनीतिक जीवन वर्ष 1957 में कांग्रेस से शुरू किया था और 10 साल बाद वो इस कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देती है। 60 से 70 के दशक तक समूचे देश की तरह ही प्रदेश की राजनीति में भी कांग्रेस का बोलबाला था। इस दौरान विजय राजे ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे सूबे में समृद्ध सरकार के गठन का रास्ता तैयार होता है। सिंधिया परिवार से लंबे समय से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि राजमाता विजय राजे ने कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिलने के कारण वर्ष 1977 में कांग्रेस छोड़ दी थी और कुछ ही दिनों में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गई थी। इसके बाद जुलाई 1977 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन द्वारका मिश्र की सरकार गिर जाती है, और यह अलग बात थी कि वो सरकार ज्यादा चल ना सकी और राज्य में फिर कांग्रेस की वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राजमाता विजय राजे सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस आई जरूर, लेकिन वो इस तरीके से 2003 में गायब हो जाती है जैसे कांग्रेस वनवास के लिए चली गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब राजमाता विजय राजे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी उसके 1 साल बाद ही कांग्रेस वापस सरकार बना लेती है, और तब से लेकर 2003 तक सिर्फ कांग्रेस सत्ता में बनी रही। इसके बीच में भले ही 1-2 बार जनता दल या फिर बीजेपी की सरकार जरूर आ जाती है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जिसने सरकारें पूरी अपनी पूरे टाइम तक चला पाई। मतलब 5 साल जो अपना वक्त होता है सरकार चलाने का वो पूरा कर पाया। लेकिन 2003 के बाद ऐसे गायब हो जाती है प्रदेश से कांग्रेस जैसे कांग्रेस कभी यहाँ थी ही नहीं। कांग्रेस के वनवास के लिए लोग बताते हैं कि लोगों में दिग्विजय सिंह का जो शासनकाल था उसको लेकर नाराजगी थी। 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह ने अपनी सरकार यहाँ पर चलाई, लेकिन आखिरकार लोगों को वो पसंद नहीं आ पाई सरकार, क्योंकि लोगों का कहना था कि कभी तो बिजली नहीं आ रही है, रोडें नहीं बन रही हैं, किसान खुश नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा था। और जिसके बाद 2003 में जब सरकार बीजेपी बनाती है उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर आ भी नहीं पाती है। तो ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदेश में 1969 में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बना लेती है और उसके बाद 2003 तक सरकार कांग्रेस के हाथ में रही।
हालांकि एक दो बार जनता दल और बीजेपी ने सत्ता का रस जरूर चखा, पर 5 साल सरकार नहीं चला सकी। 1993 से 2003 की दिग्विजय सिंह की सरकार कांग्रेस की आखिरी सरकार थी जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी, और इस सरकार के कार्यकाल की दुहाई देकर ही बीजेपी ने लगातार प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई। माना जा रहा था कि लोगों में दिग्विजय को लेकर अच्छी राय नहीं थी, और 2014 तक अगर कांग्रेस जीत भी जाती तो माना जा रहा था दिग्गी राजा सूबे में वापस मुखिया बन के आ जाएंगे। 2003 में जब बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो उस वक्त मुख्यमंत्री बनती हैं उमा भारती, लेकिन कुछ कोर्ट केसों के चलते उमा भारती अपना इस्तीफा दे देती है। फिर बाबूलाल गौड़ मुख्यमंत्री बनते हैं, पर उनको भी हटा दिया जाता है, और फिर आते हैं शिवराज सिंह चौहान सूबे में, जिनको मामा भी प्यार से कहा गया। और जब ये आए तो कांग्रेस ही नहीं, पार्टी के अंदर भी इनका कोई विकल्प न बचा, और लगातार 2003 से 2018 तक प्रदेश में भाजपा सरकार बनाती है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। पर 2018 में मामा की सीधी सीधी टक्कर मानी जा रही थी महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, जो कांग्रेस के युवा चेहरे थे और 2018 के चुनाव में जिन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी थी प्रदेश में सरकार वापस लाने के लिए। और इन्होंने तो यहां तक कर दिया था कि वो तब तक माला नहीं पहनेंगे जब तक प्रदेश में सरकार कांग्रेस की वापस नहीं आ जाती। आज 14 साल हो गए शिवराज सिंह जी के, 14 साल मेरा मध्य प्रदेश बेहाल हो चुका है। मेरे मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ गरीब को खाना नहीं, किसान को पैसा नहीं, नौजवान को रोजगार नहीं, वहीं भाजपा को चिंता नहीं। 2018 के चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा खुशी वाले रहे, क्योंकि कांग्रेस ने जैसे अनुमान लगाए थे वैसा ही कांग्रेस को बहुमत भी मिल जाता है। हालांकि बहुमत के आंकड़ा जो बताया जा रहा था वो कुछ बहुत ज्यादा था, लेकिन आया उतना नहीं। लेकिन हाँ, जैसे तैसे सरकार आपके पास है, आप बना सकते हैं, और सरकार बनाने की बहुमत कांग्रेस की दहलीज पे रखी है। अब बात सिर्फ ये थी कि कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी है उसे डिसीजन लेना था कि अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए से लेकर उसके बाद के जितने भी डिसीजन कांग्रेस के द्वारा लिए गए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक नेता ज्योतिरादित्य के खिलाफ जाते दिखे। – 2018 में प्रदेश में प्रमुख 3 गुट कांग्रेस के माने जा रहे थे, सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय। 2018 से लेकर 2020 का वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। 2018 में जब सरकार कांग्रेस को बनानी थी और मुख्यमंत्री का चयन करना था तो लग रहा था कि युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाएगा, लेकिन इसी बीच आ जाता है ट्विटर पर राहुल गांधी का पोस्ट जिसमें लिखा होता है द 2 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। माना जा रहा था कि धैर्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है और वक्त आ चुका है कमलनाथ। प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलता जरूर है, पर इस बार मुखिया बनते हैं कमलनाथ। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और सिंधिया को ये कहकर टाल दिया जाता है कि आपके लिए कुछ बड़ा पार्टी ने सोच रखा है। फिर 2019 में आते हैं लोकसभा चुनाव। सिंधिया को प्रियंका के साथ यूपी की कमान दी जाती है, पर एक बार फिर देश में बनती है मोदी सरकार और गजब तो तब होता है जब सिंधिया अपनी गुना शिवपुरी अशोकनगर की सीट को 1.5 लाख के भारी अंतर से हार जाती है। आरोप लगाए जाते हैं कि सिंधिया को हराने में दिग्विजय
और कमलनाथ का भी हाथ था। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका दावा हम नहीं कर सकते। हार के बाद अब राहुल अध्यक्ष पद का त्याग कर देते हैं। माना जा रहा था कांग्रेस में अब फिर से ओल्ड गार्ड की ताकत बढ़ चुकी है। सुनने में आ रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है और ना ही प्रदेश सरकार में उनकी चलती। एक दिन ज्योतिरादित्य स्टेज से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो खुद किसानों के साथ खड़े होकर सड़क पर उतर जाएंगे। जिसके बाद कमलनाथ बोलते हैं उतरना है उतर जाइए। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे किस तरीके से, तो उधर जाएं। सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से, तो उधर जाएं। और जब राज्यसभा सीट की बात आती है फिर से सिंधिया की बजाय चुना जाता है दिग्विजय सिंह। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बागी तेवर अपनाने लगे हैं और जिसके बाद कुछ दिन बाद एक खबर आती है कि 22 विधायक जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जा रहे थे वो बेंगलोर के एक रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं और जिसके बाद शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश में रिसोर्ट पॉलिटिक्स में दिग्विजय सिंह जाते हैं बेंगलोर और वहां पर जाकर रोड पर बैठ जाते हैं, धरना देने लगते हैं क्योंकि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था उन विधायकों से। आप देख रहे हैं हम लोग और मैं एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा के इलेक्शन का कैंडिडेट हूँ। 26 तारीख को वोटिंग है। मेरे 22 एमएलए यहाँ पर रोके हुए हैं। वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। उनके फोन छीन लिए गए हैं। ठीक है। पुलिस वाले उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है। कहते हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है। मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मेरे ऊपर पास न बम है, न हथियार है, न पिस्तौल है, न राइफल है। ठीक है। मुझे अकेले ले जाएं, उनसे मिलवा दें, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा। अंदर से वो विधायक वीडियो जारी करके कहते हैं कि महाराज जहां हैं हम भी वहां हैं, अगर महाराज कुएं में कूदने को बोलेंगे तो हम कुएं में कूदने को तैयार हैं, लेकिन जहां महाराज हैं वहीं हम। लोग बेंगलोर में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं। अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, सब मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था। और कुछ दिन बाद जैसा सब अनुमान लगा रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के साथ मिल जाते हैं। अब देखने की बात यह थी कि आखिरकार कांग्रेस को इतना बड़ा चेहरा क्यों गंवाना पड़ा। क्या कांग्रेस की हाई कमान की ये गलती रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े चेहरे को जाने दिया गया? क्या ओल्ड गार्ड को सपोर्ट करना कांग्रेस को पड़ा महंगा? क्योंकि जब राज्यसभा की बात थी तो क्यों इस बार दिग्विजय को वापस वहां पर पहुंचाया गया? क्यों नहीं इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया गया जिन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने के लिए बहुत मेहनत की थी, जो आपके स्टार प्रचारक भी थे? तो ऐसी कई बातें हैं जो कांग्रेस के खिलाफ गई।
अब सोचने वाली बात है कि किस तरीके से अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन चीज़ों को ध्यान देगी और किस तरीके से कांग्रेस को अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थी मध्य प्रदेश की बात और ये था आज का चक्रव्यूह। और आपने देखा कि यहाँ पर गुटबाजी कहीं ना कहीं महंगी पड़ी, क्योंकि अगर कमलनाथ को और दिग्विजय के साथ साथ अगर ज्योतिरादित्य को भी उतनी तवज्जो दी जाती तो शायद दादी के बाद पोता ये पार्टी को नहीं छोड़ता और यहाँ पर पैर कांग्रेस के उसी तरह गड़े रहते और सरकार 5 साल चल पाती। तो ये भी बात मध्य प्रदेश की, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 47 हिंद की बात हिंदी में मेरे यानी सागर जैन आमोल के साथ। और ऐसी कई हम आपके लिए शोज लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार देश में किस तरीके से राजनीति चल रही है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बगल वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सोचेंगे आपकी बेल आइकन क्यों? बेल आइकन इसलिए क्योंकि जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे हमारी हर अपडेट आपके पास हर पल पहुंचती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 47 हिंद की बात हिंदी में।